Hello students. Today's topic of lecture in neuropsychology is hemorrhage. And in the first slide, we will discuss about introduction of hemorrhage. तो सबसे पहले हम hemorrhage की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. Hemorrhage, escape of blood from blood vessels into surrounding tissue. When a vessel is injured, hemorrhage continues as long as the vessel remains open and the pressure in it exceeds the pressure outside of it. तो हेमरेज किसे कहते हैं? नॉर्मली हेमरेज जो है वो उस कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में किसी भी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर की तरफ बहने लग जाता है या ब्लड वेसल से निकलकर ब्लड बाहर बहने लग जाता है और दूसरे टिश्यूज में ब्लड फ्लो होने लग जाता है. तो जब भी कोई ब्लड वेसल इंजर होती है तो उस कंडीशन को इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज के नाम से जाना जाता है. तो जब तक वो ब्लड वेसल इंजर्ड रहेगी, इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी या हेमरेज कंटिन्यूअसली बना रहेगा उस व्यक्ति में. और अगर ब्लड वेसल जहाँ से रप्चर हुई है या जहाँ से फटी है आर्टरी या वेन, वो अगर ओपन है तो जब तक वो ब्लड वेसल को ठीक नहीं किया जाएगा या उस जगह पर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तब तक इंटरनल ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी उस व्यक्ति में. नॉर्मली कोगुलेशन क्लोजेस द वेसल एंड स्टॉप्स द ब्लीडिंग. तो नॉर्मली ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अगर चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग की ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि अगर ब्लड हमारी बॉडी में कहीं भी निकल रहा है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में अपने आप ऑटोमेटिकली भी ब्लड क्लोटिंग होने लग जाती है धीरे धीरे. और उस ब्लड के जमने की जो प्रोसेस है या ब्लड की क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसको कोगुलेशन के नाम से जाना जाता है. तो नॉर्मल एक प्रोसेस में जब कोगुलेशन हो जाता है तो ब्लड वेसल अपने आप ही जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग को रोक देती है कोगुलेशन की प्रोसेस और जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है. लेकिन कई बार ब्लड की कोगुलेशन नहीं हो पाती है कुछ एक केसेस में, तो वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग रुकती नहीं है या हेमरेज कंटिन्यूअसली व्यक्ति में बना रहता है, तो वहां फिर सर्जरी की नीड हो सकती है व्यक्ति को. Uncontrolled hemorrhage can result from anticoagulant therapy, hemophilia, or severe blood vessel damage leading to excessive blood loss and shock. तो जो अनकंट्रोल्ड हेमेज है या अनकंट्रोल्ड इंटरनल ब्लीडिंग है वो किन वजहों से होता है? नॉर्मली या तो किसी व्यक्ति को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, यानी एंटीकोगुलेंट थेरेपी हमने टीआईए और इन्फाक्शन में बात करी थी एंटीकोगुलेंट थेरेपी की, कि जिसमें ब्लड थिनर्स मेडिसिन या मेडिकेशन दी जाती हैं, ब्लड थिनर्स जिनमें ब्लड जो है वो पतला हो जाता है व्यक्ति का. तो अगर किसी व्यक्ति की लंबे समय से एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है तो वहां भी कई बार हेमरेज होने का खतरा व्यक्ति में बना रहता है. और अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति की जो एक बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस या एबिलिटी होती है ब्लड क्लोटिंग की या ब्लड के जमने की, वो बंद हो जाती है. व्यक्ति में वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं होती है ब्लड क्लोटिंग की या ब्लड जमने की, तो उस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं. तो हीमोफीलिया अगर किसी पेशेंट को है और उसको कोई चोट लग जाती है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग उसको किसी भी तरह की हो रही है तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है.
और इसके अलावा अगर सीवियर ब्लड वेसल डैमेज हो गया है, कहीं भी ब्लड वेसल में रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है किसी भी वजह से, उसकी वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज हो सकता है। और जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस व्यक्ति में हो सकता है और व्यक्ति में एक्सेसिव ब्लड ब्लड लॉस की वजह से व्यक्ति की सेल्स डैमेज हो सकती हैं और टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। A hemorrhage usually results from either a severe blood flow to the body or from medication being taken for something else. तो एक हेमरेज जिसको कि इंटरनल ब्लीडिंग भी कहा जाता है, वो जनरली या तो बॉडी में किसी भी या तो बॉडी में किसी भी वजह से ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज हो गया हो, ब्लड वेसल में क्लोटिंग की वजह से एक जगह पर ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा बन गया हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर एक ही जगह पर पड़ेगा तो वहाँ से चांस है कि वो ब्लड वेसल जो है वो फट सकता है या फिर टूट-फूट सकती है ब्लड वेसल कहीं से जहाँ से ब्लड वेसल वीक होगी कुछ एक स्पॉट पर, वहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो सकता है। या सिंपल लैंग्वेज में जिसको नस फटना कहते हैं, तो वो आर्टरी या वेन जो है वहाँ से फट सकती है। या कोई व्यक्ति जो है लंबे समय से इस तरह की ब्लड थिनर्स मेडिकेशन के ऊपर चल रहा है जिनको एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन कहा जाता है, उन पर चल रहा है अगर व्यक्ति या फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के ऊपर चल रहा है व्यक्ति, तो उन लोगों को हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Though many hemorrhages are not particularly serious, those that occur in the brain, which is known as cerebral hemorrhages, can be life-threatening. यहाँ ये कह रहे हैं कि हालांकि ज्यादातर जो हेमरेज या इंटरनल ब्लीडिंग होती हैं वो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाए यानी जानलेवा नहीं होती हैं, लेकिन ब्रेन हेमरेज पर्टिकुलरली जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है यानी ब्रेन हेमरेज जिसका दूसरा नाम सेरिब्रल हेमरेज भी है, उसमें व्यक्ति की जान जाने का खतरा रहता है। तो इसमें हम आगे चल के मेनली ब्रेन हेमरेज को ही डिस्कस करेंगे, यानी सेरिब्रल हेमरेज को डिस्कस करेंगे आगे। इन ओल्डर पीपल hemorrhages आर often caused by blood thinning medication taken to prevent heart attacks. तो जो बड़ी एज के लोग हैं अबव 55 इयर्स एज 55 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में जनरली जो ब्रेन हेमरेज है वो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन की वजह से होता है जो कि उनको हार्ट अटैक से बचने के लिए दी जाती है। A brain hemorrhage is a type of stroke. It is caused by an artery in the brain bursting and causing localized bleeding in the surrounding tissue. This bleeding kills brain cells. तो ब्रेन हेमरेज एक टाइप का स्ट्रोक है। ब्रेन हेमरेज जनरली जो है वो ब्रेन की किसी आर्टरी में में रप्चर होने से या फिर डैमेज होने की वजह से आर्टरी से ब्लड फ्लो बाहर की तरफ होने लग जाता है और वो ब्लड आर्टरी से निकलकर आसपास के टिश्यूज में फैल जाता है। आसपास के टिश्यूज में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो ब्लड जो है उन टिश्यूज में जमना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग होने से उस ब्लड के टिश्यूज के ऊपर जमने से ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती हैं या ब्रेन सेल डेड हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज जानलेवा हो सकता है व्यक्ति के लिए। The Greek root for blood is hemo. Hemorrhage literally means blood bursting forth. तो हेमरेज जो है वो हीमो वर्ड से बना है और ग्रीक से हीमो वर्ड निकल कर आया है। ग्रीक में ब्लड के लिए हीमो वर्ड यूज किया जाता था, तो यहाँ क्योंकि हेमरेज का रिलेशन ब्लड से है तो हीमो वर्ड से हेमरेज की उत्पत्ति हुई है। तो हेमरेज वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्लड का बाहर की तरफ अचानक से निकल जाना।
तो यहाँ पर ब्लड ब्रस्टिंग फोर्थ का मतलब होता है आउट यानी बाहर की तरफ, ब्रस्टिंग का मतलब होता है सडनली बाहर की तरफ निकलना किसी भी चीज का, यानी सडनली मेन पॉइंट से हटकर कहीं दूसरी जगह पर फ्लो करने लग जाना। तो हेमरेज का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी ब्लड वेसल में आर्टरी में मेनली किसी जगह पर जो है वो ब्लड क्लोटिंग हो गई है, या किसी जगह पर ब्लड वेसल वीक है, या फिर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स व्यक्ति ले रहा है, यानी ब्लड थिनर्स जो मेडिसिन है वो व्यक्ति लंबे समय से ले रहा है, तो वहां पर अ, व्यक्ति की आर्टरी के फटने की वजह से, एक पर्टिकुलर जगह से फटने की वजह से उस आर्टरी से जो ब्लड है वो आर्टरी से निकलकर बाहर की तरफ बहने लग जाएगा, ब्रेन के बाकी टिश्यूज में बहने लग जाएगा और उन टिश्यूज के ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्स और टिश्यूज हैं ब्रेन के, उनकी डेथ हो जाती है। Brain hemorrhages are also called cerebral hemorrhage, intracranial hemorrhage, and intracerebral hemorrhages. They account for about 30% of stroke. तो ब्रेन हेमरेज को सेरिब्रल हेमरेज भी कहा जाता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन हेमरेज 13% स्ट्रोक्स का कारण बनता है। ब्रेन हेमरेज को सिंपल भाषा में ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होना भी कहा जाता है। दिस मेडिकल कंडीशन इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ब्लीड और एन इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो मेडिकल कंडीशन जो ब्रेन हेमरेज है वो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ की इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। The skull surrounds the brain and any leaking blood from a hemorrhage can cause compression and damage to the brain tissue. तो ब्रेन के किसी भी ब्लड वेसल में ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से, उस ब्लड वेसल के फटने की वजह से या डैमेज होने की वजह से ब्लड वेसल से ब्लड का लीक हो जाना हेमरेज की कंडीशन पैदा कर सकता है व्यक्ति में और ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। If a blood vessel in the brain leaks or bursts and cause bleeding, a hemorrhage stroke occurs. ये सेम वही बात दोबारा यहाँ बताई गई है कि वही जो कंडीशन हमने बात करी कि अगर ब्रेन में ब्लड वेसल फट जाती है और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है व्यक्ति को। Compression from excessive bleeding may be so severe that oxygen-rich blood is unable to flow to the brain tissue. अब कंप्रेशन की वजह से, यानी जहां पर रुकावट हुई है उस ब्लड वेसल में और रुकावट की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो गई है या डैमेज हो गई है और डैमेज वाली जगह से ब्लीडिंग बाहर की तरफ होने लग गई है व्यक्ति के ब्रेन में, तो वहां ब्लीडिंग इतनी ज्यादा एक्सेस हो जाती है कई बार कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो नहीं पहुंच पाता है ब्रेन टिश्यूज तक। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन कैन लीड टू स्वेलिंग और सेरिब्रल एडेमा। तो अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, यानी सूजन आ सकती है, और इस स्वेलिंग की या सूजन की कंडीशन को सेरिब्रल एडिमा के नाम से जाना जाता है। पूल्ड ब्लड फ्रॉम अ ब्लीड कैन आल्सो कलेक्ट इनटू अ मास नोन एज हेमाटोमा। तो क्या होता है, जो ब्रेन के टिश्यूज में जो ब्लड बहने लग जाता है
ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यूज की तरफ जो ब्लड बहने लग जाता है, वो ब्लीडिंग कई बार इतनी ज्यादा होती है कि उन टिश्यूज के ऊपर एक परत बना देती है ब्लड की, और इस कंडीशन को हेमाटोमा के नाम से जाना जाता है। The extra pressure of this can prevent oxygen from reaching brain cell, which can result in their death. तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है एक जगह पर जहां से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, और वो ब्लीडिंग ब्रेन के दूसरे टिश्यूज को इफेक्ट कर रही है, टिश्यूज के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, और धीरे धीरे जो है वो उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से टिश्यूज की डेथ हो रही है, तो टिश्यूज या सेल्स की डेथ होना व्यक्ति की डेथ होने का कारण बनती है, क्योंकि सेल्स या टिश्यूज ब्रेन के अगर मर जाएंगे तो व्यक्ति का ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और एक समय पर आकर उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, जो कि व्यक्ति की डेथ का कारण बन सकता है। When blood from trauma irritates brain tissues, it causes swelling. This is known as cerebral edema. तो जब किसी भी एक्सीडेंट या फिर ट्रोमा की वजह से ब्रेन की टिश्यूज इफेक्ट होते हैं, ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होते हैं किसी भी वजह से, जब ब्रेन में एकदम से बहुत फास्ट मूवमेंट आती है, तो उसकी वजह से कई बार ब्रेन टिश्यूज में भी डैमेज होता है, और जो कि स्वेलिंग ला सकता है ब्रेन के कुछ एक पार्ट्स में। दिस इज नोन एज सेरिब्रल एडिमा। इस कंडीशन को सेरिब्रल एडिमा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेन में स्वेलिंग होना, ब्रेन पार्ट्स में स्वेलिंग होना को सेरिब्रल एडिमा कहा जाता है। The pooled blood collects into a mass called a hematoma. तो यहाँ पूल्ड ब्लड का मतलब है कि जो ब्लड वेसल से निकलकर ऊतकों में पहुंच जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अदर सेल्स एंड टिश्यूज में पहुंच जाता है, और वहां जाकर इकट्ठा हो जाता है या वहां जमना शुरू कर देता है धीरे धीरे, तो उस कंडीशन को हेमाटोमा के नाम से जाना जाता है। These condition increase pressure on nearby brain tissue and that reduces vital blood flow and kill brain cell. तो ये कंडीशन क्या करती है, आसपास के जितने भी ब्रेन टिश्यू हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ा देती है, और उसकी वजह से दूसरे जो ब्रेन टिश्यू हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो की मात्रा कम होने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन बाकी के ब्रेन के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स या टिश्यूज जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। Bleeding can occur inside the brain, between the brain and the membrane that cover it, between the layer of the brain's covering, or between the skull and the covering of the brain. अब ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है ब्रेन में, वो यहाँ बताया गया है। ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर, हो सकती है किसी भी पार्ट में, ओवरऑल ब्रेन के किसी भी पार्ट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन के और ब्रेन की मेम्ब्रेन के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, जो ब्रेन को कवर करती है जो मेम्ब्रेन, उसके और ब्रेन के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन की लेयर्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, और स्कल और ब्रेन के बीच में, यानी ब्रेन को जो कवर करता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है हमारी स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो स्कल और ब्रेन के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के यहाँ पर 4 टाइप बताए गए हैं मेनली। फर्स्ट है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। तो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इंट्रा सेरिब्रल यानी सेरिब्रल के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होना इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज कहलाता है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये ब्रेन के अंदर ही होती है, तो इसको इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज कहा जाता है। ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग होना, ब्रेन के ही किसी पार्ट के अंदर ब्लीडिंग होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज कहलाता है। सेकंड है subarachnoid hemorrhage. This bleeding occurs between the brain and the membranes that cover it. तो सबराक्नॉइड हेमरेज जो है वो ब्रेन और ब्रेन की मेम्ब्रेन के बीच में, जो ब्रेन को कवर करती है जो मेम्ब्रेन, उसके और ब्रेन के बीच में होती है जो इंटरनल ब्लीडिंग,
उसको सबराक्नोइड हेमरेज के नाम से जाना जाता है। सबड्यूरल हेमरेज, इसमें क्या होता है, इनर लेयर ऑफ द डूरा एंड अबव द ब्रेन, बिलो द इनर लेयर ऑफ द डूरा मैटर एंड अबव द ब्रेन। तो जो हमारे ब्रेन का डूरा मैटर होता है उसकी इनर लेयर के नीचे और ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के जस्ट ऊपर और डूरा की इनर लेयर के नीचे इस तरह की इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसको सबड्यूरल हेमरेज के नाम से जाना जाता है। एपिड्यूरल हेमरेज, एपिड्यूरल हेमरेज क्या होती है, व्हेन अ ब्लीड डेवलप्स बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। तो जब स्कल यानी खोपड़ी और ब्रेन के बीच में इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होती है तो उसको एपिड्यूरल हेमरेज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। The symptoms of a brain hemorrhage can vary. They depend on the location of the bleeding, the severity of the bleeding, and the amount of tissue affected. तो ब्रेन हेमरेज की जो सिम्टम हैं वो वेरी कर सकते हैं अलग अलग लोगों में, यानी सिम्टम अलग अलग तरीके के देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट पेशेंट में। जो सिम्टम है वो डिपेंड करेंगे ब्लीडिंग की लोकेशन पर कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 4 तरह की हेमरेज हमने डिस्कस की कि 4 अलग अलग लोकेशन पर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग की सिवियरिटी कितनी है, ब्लीडिंग कम मात्रा में हो रही है या फिर बहुत ज्यादा सिवियर है, और अमाउंट ऑफ टिश्यू अफेक्टेड कि ब्रेन की टिश्यू कितना ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इंटरनल ब्लीडिंग से। इन सब चीजों पर साइन एंड सिम्टम डिपेंड करेंगे और अलग-अलग पेशेंट में अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं। सिम्पटम टेंड टू डेवलप सडनली, दे में प्रोग्रेसिवली वर्सन। तो सिम्पटम जो है वो जनरली पेशेंट में अचानक से डेवलप होते हैं और धीरे-धीरे टाइम बढ़ने के साथ और ज्यादा खराब हो सकती है कंडीशन व्यक्ति की। If you exhibit any of the following symptom, you may have a brain hemorrhage. This is a life-threatening condition and you should call 911 or go to an emergency room immediately. तो अभी नीचे जो सिम्टम बताए जाएंगे उनमें से अगर कोई सिम्टम आप कहीं पर भी देखते हैं या खुद फील करते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है व्यक्ति को, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है अगर सही टाइम पर नहीं ध्यान दिया जाए तो। तो ये नीचे दिए गए साइन एंड सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं खुद में या फैमिली मेंबर्स में या कहीं पर भी आपको, तो इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी नंबर जो भी हो आपके एरिया का या लोकेशन का, तो वहां पर आप कॉल करें और इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाएं व्यक्ति को। तो सिम्टम है ये सडन सिवियर हेडेक, बहुत ज्यादा सिवियर हेडेक अचानक से हो जाना, सीजर विद नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सीजर, यानी व्यक्ति को बिना कोई हिस्ट्री के अचानक से दौरे आना, पहले व्यक्ति को कोई दौरे नहीं आए हों और अचानक से आपको सीजर या दौरे दिखाई दे व्यक्ति में। व्यक्ति की आर्म और लेग में अचानक से कमजोरी आना, नोजिया और वोमिटिंग होना व्यक्ति को, डिक्रीज अलर्टनेस होना व्यक्ति में, अचानक से अलर्टनेस कम हो जाए व्यक्ति की, ध्यान तत्परता कम हो जाए, ध्यान कम जा रहा हो उसका चीजों पर, चेंजेस इन विजन, देखने में व्यक्ति को परेशानी हो रही हो एक या दोनों आंखों से, टिंगलिंग एंड नमनेस, व्यक्ति के किसी भी बॉडी पार्ट में नमनेस या सूनापन महसूस हो, डिफिकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, व्यक्ति को बोलने में परेशानी हो रही हो और भाषा को समझने में परेशानी हो रही हो, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, निगलने में परेशानी हो रही हो, डिफिकल्टी राइटिंग एंड रीडिंग, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो आज के लेक्चर में हम साइन एंड सिम्टम तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजेज एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन हेमरेज को डिस्कस करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। If you have any query about the lecture, you can ask.
थैंक यू।